हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में फिर से एक बार हम लोग इतिहास के पन्नों पे जोर डालते हैं और आज की इस वीडियो में जानेंगे जो नालंदा विश्वविद्यालय आखिर में खंडहर कैसे बन गया है। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने के पीछे किस राजाओं का योगदान था और नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों ध्वस्त कर दिया गया। दोस्तों हाँ, हम वही नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं जो विश्व का सबसे बड़ा महाविश्वविद्यालय हुआ करता था, जो एशिया का सबसे बड़ा महाविद्यालय हुआ करता था, नालंदा विश्वविद्यालय, जो आज भारत के इतिहास बन के रह गया है, जहाँ पर विश्व के अन्य कई देशों से आके बौद्ध भिक्षुक अपना शिक्षा ग्रहण करता था। आज वहीं पर विश्व के कई सारे जगहों से आके पर्यटक देख के जाता है जो आखिर में नालंदा विश्वविद्यालय कैसा है। दोस्त, आज की इस वीडियो में हम लोग पूरी जानकारी नालंदा विश्वविद्यालय के बर्बादी के जानेंगे, जो आखिर में किस प्रकार से उसमें आग लगाई गई थी और कितने आदमी की जान लिया गया था। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुभाष सिंघम और आज की इस वीडियो में नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताने वाले हैं। अभी तक जो भी हमारे दोस्त चैनल पे आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इतिहास से रिलेटेड कोई भी हमारा न्यू कंटेंट आए तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। दोस्त, हम नालंदा विश्वविद्यालय का अगर बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय एशिया का सबसे बड़ा महाविश्वविद्यालय था, जहाँ पर विश्व के कई सारे देशों से आके बौद्ध भिक्षुक अपना शिक्षा ग्रहण करते थे। जो कि 10 अगर बौद्ध भिक्षुक आया तो उसमें से 3 का सिलेक्शन होता था और उनमें योग्यताएं के आधार पर श्रेणी दिया हुआ था जो कौन किस श्रेणी में जाता है। जी हाँ दोस्तों, वे नालंदा विश्वविद्यालय जो आज एक खंडहर बन के रह गया है, आज उन्हीं का इतिहास हम लोग अगर देखें तो जिस प्रकार से जलियांवाला हत्याकांड में हजारों हजारों की संख्या में आदमियों की क्षति हुई थी और मारा गया था, उसी प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त होते समय भी हजारों हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षुक भी अपना जान गंवा बैठे हैं। दोस्त, ये घटना सच्चाई है और इसे हम कहानी के तौर पे समझ रहे हैं। एक बार की बात है, एक राजा हुआ करता था जिसका नाम है बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी इतना क्रूर शासक था जो आप अगर मानो तो आपकी दिल दहल जाएगी। वे मूर्ति भंजक था, जो उन मूर्तियों की पूजा करती थी उनकी हत्या कर दी जाती थी। एक बार की बात है, वे बख्तियार खिलजी किसी प्रकार से बीमार हो गई। अब किस बीमारी से ग्रसित हुआ वे अभी तक पता नहीं चला है और एक बीमारी से ग्रसित होने के कारण उनका जो भी चिकित्सक था और जो उनके राज दरबार में चिकित्सा था उनकी बस से बाहर हो गया, जो इस बीमारी का इलाज ढूंढना मुमकिन नहीं है। उसी समय हमारे भारत में जो है विदेशी यात्री घूमने के लिए आया करता था और विदेशी यात्रा पूरे भारत के भ्रमण करने के बाद मगध पहुंचा और मगध से जाके महाविश्वविद्यालय नालंदा पहुंचा और नालंदा जाने के बाद वहाँ पे उन्होंने देखा जो यहाँ पर कई सारे शिक्षा दी जाती है, जिसमें बौद्ध यानी बौद्ध धर्म के साथ साथ अन्य कई सारे वेदों को पढ़ाया जाता है और कई सारे बौद्ध भिक्षुक वहाँ पर मूर्तियों की पूजा करती थी और वेदों के साथ साथ अन्य कई सारे टेक्नोलॉजी एवं योग्य शिक्षा दी जाती थी। जब यात्रियों को इन वेदों के बारे में पता चला और मेडिकल विभाग के बारे में पता चला तो वे घूमते घूमते बख्तियार खिलजी के दरबार में जा पहुंचा और बख्तियार खिलजी से मिलने की जिक्र करती है। जो बख्तियार खिलजी से हमें मिलना है और राजा साहब को हम बताएंगे जो आखिर में उनका बीमारी का इलाज कहाँ पे है। लेकिन बख्तियार खिलजी उन यात्रियों से मिलने से मना कर दिया क्योंकि वे यात्री जानता यानी बख्तियार खिलजी जानता था जो आखिर में हमारी बीमारी का तो इस पूरे विश्व में कहीं पर इलाज ही नहीं है, तो आखिर में ये यात्री हमें क्या बताएगा। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद बख्तियार खिलजी उन यात्रियों से मिला। तब यात्री कहता है जो नालंदा विश्वविद्यालय में एक मेडिकल विभाग के आचार्य है राहुल श्रीवर्दी, और राहुल श्रीवर्दी जो है एक मेडिकल का आचार्य है और वे आपका इलाज कर देगा। तब बख्तियार खिलजी अपने सैनिकों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय आता है और राहुल श्रीवर्दी से इनकी उपचार मांगती है। लेकिन वे बख्तियार खिलजी जो है वे भारतीय पद्धति से बनने वाले जो भी औषधियाँ थी उसे खाने से मना कर दिया। जो देखिए, आप जो काफिरों के द्वारा बनाई गई औषधियाँ हम सेवन नहीं करेंगे, लेकिन हमारा भारत का इतिहास और हमारे भारत में रहने वाले कुटुंब परिवार के सब थे और बोला ठीक है। आप आखिर में एक डॉक्टर के पास जाके मरीज कहता है जो हमें इस प्रकार की बीमारी है और हम आपका दवा नहीं खाना चाहते हैं, तो आखिर में वे डॉक्टर इस मरीज को कैसे मरने देता। और वे बोला क्या जो ठीक है, अगर आप हमारे हमारे जो काफिर है उनके द्वारा बनाए गए औषधियाँ अगर नहीं खाएंगे तो हम आपको एक उपाय देते हैं। अगर आप उनको
करते हैं तो आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। तो बोला कौन सा उपाय है? तो बोला आप कुरान प्रत्येक दिन आपको कुरान पढ़ना होगा। तो बख्तियार खिलजी बोला जो ठीक है, हम कुरान पढ़ने के लिए रेडी है। तब राहुल श्रीवर्दी जो है उस कुरान के पेज पे जो है औषधियों के लेप चढ़ा दी और वे कुरान की पुस्तक दे दी उनको और बोला क्या जो आप सब दिन इन कुरानों का अध्ययन कीजिए जिनसे आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। उसी प्रकार से नियमित रूप से बख्तियार खिलजी उन कुरानों को अध्ययन करना शुरू किया। जिस प्रकार से हम कोई भी यानी पेज अगर पलटते हैं तो ये जो चुटकी है और जीभ है इनसे थूक लगा के उनको पेज को पलटा करते हैं। उसी प्रकार से अगर कुरान पढ़ते समय अगर देखें तो ये जीभ से थूक लगा के बख्तियार खिलजी पलटता था। जिस कारण से इन पेजों पे जो है औषधियों लगा हुआ था और वे औषधि उनके जीभ से जाके और वे अपना कार्य करना शुरू कर दिया और जैसे ही जीभ पे गया तो मानो एक दवाई जैसा तो महसूस नहीं हुआ, लेकिन वे दवाई औषधियों में मिला हुआ था जिस कारण से बख्तियार खिलजी धीरे धीरे ठीक होने लगा। और इसी प्रकार से नियमित कई दिनों तक किया। जिस प्रकार से बख्तियार खिलजी जैसे ही ठीक हो गया तो बख्तियार खिलजी ने आखिर में बोला हमारा जो भी चिकित्सक है और हमारा जो भी हाकिम है उनकी बस के बाहर था ये बीमारी, लेकिन आखिर में ये हाकिमों ने कैसे कर डाला। तब बख्तियार खिलजी ने पता लगाना शुरू किया जो आखिर में क्या हुआ क्या था। तो ढेर कोशिशों के बाद बख्तियार खिलजी को पता चला जो हम जो कुरान पढ़ रहे थे उनके ऊपर औषधियों का लेप चढ़ा हुआ था। तब बख्तियार खिलजी को मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और ईर्ष्या होने लगी उस नालंदा विश्वविद्यालय से। आखिर में क्या नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य गलत किया था? राहुल श्रीवर्दी अरे एक इंसान की जान बचाई थी, आखिर में क्या औषधि और क्या दवाई बताइए। अब जो है जैसे ही बख्तियार खिलजी को द्वेष उत्पन्न हो गया वे धीरे धीरे करके चलने लगा और उनको नालंदा के प्रति और ज़्यादा द्वेष जैसे ही बढ़ा तो वे नालंदा पे अब आक्रमण करने लगा। आखिर में एक मरीज मर रहा है और डॉक्टर सामने है, मरने कैसे देता। और उन आचार्य को क्या पता जो हमारे साथ अगर हम इनको ठीक करते हैं तो वही आके हमें ध्वस्त कर देगा। दोस्तों इस प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया और वे जो है बख्तियार खिलजी अपने सैनिकों के साथ एक दिन पहुंची और नालंदा विश्वविद्यालय को वे ध्वनि अब बहुत ही मधुर से सुनाई दे रही है जो कोई हमें मारने के लिए आ रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पर शिक्षा दी जाती है। और जाके बख्तियार खिलजी जाके आगे का दरवाज़ा बंद कर दिया और इस प्रकार से तराही तराही करके मारा जो मानो आप सोच भी नहीं सकते हैं। एक इंसान कैसे हजारों की संख्या में पढ़ने वाले छात्र एवं टीचर यानी शिक्षक और आचार्य को कैसे तलवारों से काट सकता है। आप जरा जलियांवाला बाग हत्याकांड को अगर देखें तो उनसे भी ज़्यादा अगर भयावह लगता है तो ये नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त होने की बात भयावह लगता है। जो नालंदा विश्वविद्यालय में आखिर में क्या कसूर किया था और बेकसूरों को इस प्रकार से तरपा तरपा के मारा, क्योंकि बख्तियार खिलजी मूर्ति पूजन करने वाले को अपराधी मानता था और मूर्ति पूजन करने वाले को सभी को वे अपना धर्म मानता था। जो आखिर में उनको मारे उनको अपना धर्म मानता था और बख्तियार खिलजी वहाँ पर हजारों हजारों की संख्या में पढ़ रहे छात्र एवं आचार्य और जो भी शिक्षक था सभी को मार दिया और कुछ जो है भागने में कामयाब हो गया। जो जगह जगह से भगवान बुद्ध की प्रतिमा और स्तूप बनाए गए, बोध से यानी नालंदा से जो है शांति का संदेश निकलता था। लेकिन जब बख्तियार खिलजी जब काट मार जब आरंभ किया तो वहाँ से कुछ जो है भागने लगा और भाग के जो है कुछ महत्वपूर्ण पांडुलिपि जो है अपने कपड़े में छिपा के भागा और वे जाके तिब्बत की ओर भागे और पांडुलिपि और अभी जो तिब्बत में शांति की प्रतीत है वे पांडुलिपि जाके वहाँ पे यानी प्रसार किया और बौद्ध धर्म की शिक्षा आरंभ की, जिस पर अभी जो है तिब्बत में ज़्यादातर बौद्ध धर्म की प्रसार होता है और आपको देखने के लिए मिलता है। दोस्तों जैसे ही वहाँ पर तलवार शुरू किया अब हर आचार्य भागना आरंभ कर दिया। आखिर में क्या मिला उन बेजुबानों की हत्या करके और हर चीज़ को तोड़ फोड़ डाला। अब बाद में जो लाखों वर्षों से जो उस मेहनत किए हुए पांडुलिपि पे जो लिखा हुआ ताम्रपत्र था उनमें आग लगा दी और आग इतनी भयावह लगा जो 6 महीनों तक आग नहीं शांत हुआ। तीन इमारत जो था मकाम उनमें जो है पुस्तकालय बनी हुई थी, तीनों पुस्तकालय को जला दिया गया और पूरे नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी गई बख्तियार खिलजी के द्वारा। उन्होंने अपने सैनिक को आदेश दिया जो अब आग लगा दो।
आखिर में आज अगर वे पांडुलिपि के लिखा हुआ ताम्रपत्र अगर रहता तो हमारा भारत आज इतना पीछे नहीं रहता, क्योंकि इतना रिसर्च हो गया था जो अभी हम किसी भी देश से आगे निकल गए होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमारे पास तो इतिहास गंवाने का तो बहुत स्रोत। दोस्त, इतिहास मिटाने के लिए तो कई राजा विफल हो गए और आज भी भारत एक आत्मनिर्भर देश बन चुका है। जब 6 महीनों तक आग जला तो आखिर में उस समय आप सोचिएगा, जो कागज में तो आग 6 महीने कैसे लग सकता है दोस्त। उस समय पांडुलिपि की बनी हुई थी और पांडुलिपि का जो ताम्रपत्र था उनको जलने में समय लगा और 6 महीनों तक आग लगा। धीरे धीरे जो है आग पूर्ण तरह से महाविश्वविद्यालय नालंदा को बर्बाद कर दिया। आखिर में एक आचार्य जो उनको ठीक कर दिया। अरे किसी की जान बचाई और जान के बदले इतना बड़ा क्षति करता, आखिर में कहाँ का धर्म और नियम है। और इस प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर डाला और आज हमारा भारत का इतिहास नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानता है। जो नालंदा विश्वविद्यालय भारत में हुआ करता था, जो पर्यटक और जो देश के हर एक कोना से विद्यार्थी आके शिक्षा ग्रहण करती थी, आज वही देश हर एक जगह से आके पर्यटक घूम के जाता है जो नालंदा विश्वविद्यालय कैसा है। ये है हमारा भारत का इतिहास और हमारा भारत के इतिहास पे हमें गर्व है। जो एक डॉक्टर जो है किस प्रकार से मरीज को बचा के और इतना बड़ा हादसा को भुगता, हमें गर्व है इन भारतों पे। जो हमारा पूर्वज जो है किस प्रकार से एक मरीज की जान बचाई और इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। अगर हमें पता रहता जो इतना बड़ा क्षति होगी तो शायद हम उन बेगारू बख्तियार खिलजी को शायद नहीं बचाते, वही पता। अब क्या बताए दोस्त, ये बात जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सोचने की है और अगर आप दिल से सोचते हैं तो शायद आपकी भी आंखों से आंसू निकल आएगा। जो आखिर में इतना बड़ा खामियाजा कैसे भुगतना पड़ा और वही नालंदा विश्वविद्यालय आज खंडहर बन के रह गई है। इनकी जो है 19 जब एक चीन यात्री जो अपने डायरी में लिख के गया था जो भारत में एक महाविश्वविद्यालय हुआ है, कुछ कई सौ वर्षों के बाद एक अंग्रेज सरकार को हाथ लगी हुई पुस्तक और धीरे धीरे खोज आरंभ हुआ। और खोज आरंभ होने के बाद 19वीं शताब्दी जब ये खोदना शुरू किया, उन जगहों पे पहुंचा तो वहाँ पर कोई स्रोत नहीं मिला, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय इतनी अंदर दब चुकी थी जो कहीं पर कोई स्रोत नहीं मिला। जिस कारण से वे अपने पैरों से जैसे ही एक इमारत को देखा और खोजना आरंभ किया तो दीवार के ऊपर दीवार था और दीवार के ऊपर दीवार होने के कारण से वहाँ पर खुदाई आरंभ हो गई और खुदाई होते होते जाकर 19वीं सदी में वे खुदाई बंद हो गया और 19वीं सदी में जो है 5% भाग ही खुदाई हुआ था। और फिर से 2016 में जो है मोदी सरकार आया और मोदी सरकार फिर से उन खुदी यानी नालंदा विश्वविद्यालय को खोदने का रिफंड आरंभ किया और उनको खोदना शुरू किया, जिसमें जो है नालंदा विश्वविद्यालय में 108 विषय यानी पढ़ाई जाती थी और 100 से ज़्यादा भवन था, जो कि उनका खर्चा जो है नालंदा विश्वविद्यालय में आवास की सुविधा दी गई थी और 200 से ज़्यादा गाँव का जो टैक्स आता था वे नालंदा विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल कलेक्ट करते थे। जो महाआचार्य यानी महाआचार्य हुआ करता था वे कलेक्ट करके और नालंदा विश्वविद्यालय को चलाया करता था। नालंदा विश्वविद्यालय 10 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी थी और 19वीं सदी में जो है 5% हिस्सा ही खोज हुआ और 2016 में खुदाई फिर से प्रारंभ हुआ और ये खुदाई अवशेष और जो भी है ना वे यूएनएसओ के नेतृत्व में है और जो भी उनसे सामान निकलेगा यूएनएसओ लिखनेगा। और 2016 में जो है विश्व धरोहर में शामिल किया गया नालंदा विश्वविद्यालय को। ये था नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त होने की कहानी। अब जो हम लोगों का नेक्स्ट वीडियो आएगा उनमें हम बताएंगे जो किन किन राजाओं ने मिलकर नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया। जय हिंद दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।